यह चैनल भारतीय समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों और कुप्रथाओं के प्रति समाज में जन चेतना जगाने का कार्य करता है। हमारा उद्देश्य अच्छी सभ्यता और श्रेष्ठ मूल्यों को आम आदमी तक पहुंचाना है। हमारा इरादा किसी भी व्यक्ति, समाज, समुदाय, आस्था या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। वीडियो में व्यक्त किए गए विचार पूर्ण रूप से वक्ताओं के हैं। चैनल का इन विचारों से कोई संबंध नहीं है। इस चैनल का कार्य केवल सामग्री का प्रसार करना है। नमस्कार दोस्तों, परिचय किसी भी समाज, वस्तु, इंसान का पहचान बनती है। तो परिचय देते हुए अपना परिचय मैं आप सभी के सामने रखना चाहूंगा। मैं अभिषेक आर्य 11th क्लास के एग्जाम देते हुए ये सोच रहा था कि अगर इस बार पास नहीं हुआ तो शायद पापा अगली क्लास में एडमिशन नहीं कराएंगे। लेकिन तभी एक टीचर आती है और आके एक ताना देती है कि बेटा पढ़ोगे नहीं तो सबसे पीछे बैठोगे। लेकिन आज कोशिश और प्रयास कर रहा हूँ टेबल पे सबसे आगे बैठ के अपने से बड़ों का इंटरव्यू करने की कोशिश, मात्र केवल। अब इस परिचय की सीमाओं को थोड़ा बढ़ाते हुए आज के हमारे गेस्ट इंटरव्यू जारी है कि एपिसोड 1 में मैं स्वागत करना चाहूंगा बृहस्पति आर्य जी, आर्यवीर दल दिल्ली प्रदेश के महामंत्री, और उनसे उनकी कहानी थोड़ी हम जानेंगे और फिर आगे इस इंटरव्यू को जारी करेंगे और उनसे इस कहानी में जानेंगे कि किस तरह के हसल, किस तरह के डाउन, किस तरह के अप्स उन्होंने अपनी लाइफ में देखे। मेरे जैसे ना जाने कितने युवाओं के प्रेरणा स्रोत। पुनः अपने साथियों से बोलूंगा कि एक बार ताली बजाकर उनका स्वागत करें बृहस्पति आर्य जी। सर्वप्रथम गुरुजी, कैसे हैं आप? हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के साथ में, और जैसे आज जेनजी के रूप में आप लोग यहाँ बैठे हैं तो उसमें अच्छा लगा कि एक अच्छी जगह पर आप बैठ करके कुछ डिस्कशन करना, कुछ क्वेश्चन आंसर करने का आपने मन बनाया। तो बेसिक हमारा Q&A ही है, तो मैं उसी से स्टार्ट करता हूँ। बट मैं थोड़ा सा आपकी स्टोरी जानना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको बचपन से देखा है तो मैं हमने कभी आपकी बैक स्टोरी नहीं सुनी। तो आपने कहाँ से स्टार्ट किया और आज जहाँ पे आप स्टैंड करते हैं, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को आप देख रहे हैं, तो वहां तक की अगर आप हमें स्टोरी बता पाए। मेरा परिवेश जो है वो वैदिक कल्चर में ही हुआ है। जो जन्म हुआ है, फादर जो है वो बहुत बड़े वैदिक स्कॉलर भी रहे हैं, आचार्य करमवीर शास्त्री। और जब मेरी 10.5 साल 11 साल एज थी तब उनकी डेथ हो गई थी रोड एक्सीडेंट में। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि वो जो टाइम पीरियड था ना, वो टाइम पीरियड किसी भी बच्चे के लिए बड़ा क्रूशियल होता है। 10-11 साल में मदर जो है, और हम 2 भाई थे, तो मदर जो है उस समय जॉब में नहीं थी, तो 42 और 43 ईयर थी शायद मेरे ख्याल से मदर की एज, जब उन्होंने जॉब करना शुरू करी थी। और उनके मन में एक संकल्प था कि भाई मैं अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करूं, तो उन्होंने अच्छी परवरिश करी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और उसका जीता जाता का उदाहरण अगर कहूं कि आज मैं किसी गलत रास्ते पर नहीं हूं, जो जैसा मेरा मानना है। और उसके बाद में उतार चढ़ाव लाइफ में बहुत आए। कई बार जो है उस वक्त कोशिश करी कि घर से मैं कुछ भी नहीं लूं। तो जब मैं 8th में आया तब मैंने ट्यूशन्स को पढ़ाना शुरू किया, और ट्यूशन से मैंने अपना खर्चा निकालना शुरू किया। 12th तक आते आते मैंने ट्यूशन्स भी पढ़ाई, होम क्लासेस ली जा करके, उससे मैंने अपना खर्चा निकाला। और उसके बाद में फिर आगे पढ़ाई भी करी। साथ में मैं आर्य समाज से भी काफ़ी नज़दीक हुआ, और आर्यवीर दल जो कि यूथ विंग है आर्य समाज का, तो उनसे उसके कैंप्स लगते हैं। ये वो फेज था मेरी लाइफ का कि अगर मैं शायद उन कैंप्स में नहीं गया होता तो मैं 100% कह सकता हूँ कि शायद मैं कोई ना कोई गलत डायरेक्शन में होता, जिसको आज अच्छा नहीं माना जा सकता। क्योंकि अगर सिर पर फादर का हाथ ना हो, और ऐसे में घर में मदर है, वो भी सुबह उठती हैं और उसके बाद 4 बजे स्कूल से घर आती हैं, और घर में 2 बराबर के भाई, तो गलत रास्ता, यार कह लो कि ऐसी दिशा जो आज के समय में समाज जिसको सही नहीं मानता, उस दिशा में जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। पर आर्यवीर दल से जुड़ा, आर्य समाज से जुड़ा, और ये बहुत बड़ा। और उसमें विनय आर्य जी हैं, जगवीर आर्य, ब्रह्मचारी राज सिंह जी, धर्मपाल जी, इनका ये ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने, ब्रिजेश जी रहे, वीरेंद्र, मतलब ये लोग ऐसे लोग रहे जिन्होंने एक सही दिशा दी जीवन के अंदर, कहीं बाहर गलत रास्ते पर नहीं गया। और फिर पढ़ाई भी करी, शाखाएं भी लगाई, अर्निंग भी करी, और ऐसे बस आगे चलते रहे। बहुत कुछ अब लाइफ में हुआ, उसमें क्या मैं बताऊं। काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी आपकी रही है। और यहीं से अगर मैं कनेक्ट करूँ अपने क्वेश्चंस, तो जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन के आज महामंत्री और सेक्रेटरी के पद पे हैं, तो हमने ऑर्गेनाइजेशन में नाना प्रकार के बड़े बड़े नेता देखे हैं, ठीक है, और आप बहुत सालों से सर्व कर रहे हैं। तो नेताओं को देख के उनमें एक चीज़ कॉमन नज़र आती है कि वो अधिकतर एक ही पार्टी के होते हैं।
तो क्या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, और जो नाम अगर मैं लूंगा तो फिर काय बात का इंटरव्यू, कि अगर आर्य समाज क्या एक पार्टी बाध्य संस्था है? नहीं, आर्य समाज जो है ना वो किसी भी तरह की राजनीति का हिस्सा नहीं है, यानी कि सीधे रूप से पॉलिटिकल किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हुआ, ना ही कोई अपना पॉलिटिकल स्टैंड रखता है। हाँ, लेकिन समाज के अंदर आर्य समाज है, यानी कि समाज का ही एक हिस्सा आर्य समाज है। और आर्य समाज जो है वो सामाजिक संगठन है, सामाजिक कुरीतियों से लड़ने वाला, सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाने वाला, मार्गदर्शन करने वाला संगठन है। जो जब से आर्य समाज बना है 1875 से, आर्य समाज जब से बना है तब से महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब इसकी स्थापना करी, तब से जो है समाज को मार्गदर्शन देने का भी काम कर रहा है और समाज में नवाचार लाने का काम कर रहा है, नव जागरण लाने का काम कर रहा है। ये लगातार आर्य समाज के माध्यम से हो रहा है। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का तो हिस्सा नहीं है ये, ठीक, किसी के रूप में। हाँ, इसमें जो लोग हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में रहे हैं और किसी के लिए बाध्यता नहीं होती है कि आप इस पार्टी को वोट करें या उस पार्टी को वोट करें। सिर्फ हमेशा ये कहा जाता है कि एक तो जो मताधिकार है उसका चयन जरूर करे, उसका उपयोग अच्छे प्रकार से करे। भारत में बहुत तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग तरह पे अच्छे काम कर रही हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मुख्य वक्ता होता है, एक उनका, जैसे संघ को हम ले लेते हैं तो उनका देश की गतिविधियों में एक पीओवी होता है अपना, कि वो देश की गतिविधियों में बढ़ चढ़ के आगे बोलते हैं, चाहे वो ट्वीट के माध्यम से बोलें या मुख्य प्रवक्ता के रूप से बोलें। तो क्या आर्य समाज में हमें जरूरत है ऐसे प्रवक्ता की, या हमें जरूरत होनी चाहिए? क्योंकि ऐसा मैंने जितना देखा है कि हम देश की गतिविधियों में बढ़ के अपना जो है पीओवी नहीं रख पाते, या देश की जो करंट अफेयर्स है जो मैं बोलना चाहूंगा, तो उसमें हमारा कोई ऐसा ट्वीट नहीं आता ऑफिशियल चैनल से कि हाँ ये देश में जो भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ व्हाटएवर। तो क्या हमें इस चीज की जरूरत है या जरूरत नहीं है? ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं राष्ट्र के स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम देखें, नेशनल स्तर पर कि पॉलिटिकल लेवल पर कि हम अपनी बात को जो है राष्ट्रीय स्तर के विषयों पर, हाँ जी, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विषयों पर हम अपनी बात को रखने वाले प्रवक्ता या जो बोल सकते हैं स्पीच देने वाले व्यक्ति जो हैं, ऐसा नहीं है। मैं इसको इस रूप में नहीं, क्योंकि हमने समाज को इस रूप में देखा है कि जो सोशल मीडिया में बोल रहा है हम उसी को काउंट करते हैं, उसी को काउंटर भी करते हैं। आज वर्तमान परिस्थिति है भी ये कि जो सोशल मीडिया में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हीं के तरफ ही हम लोगों की नजरें जाती हैं। लेकिन ऐसा, ये बात ठीक भी है, होना भी चाहिए, लेकिन आर्य समाज जो है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आर्य समाज इस लेवल पर अब पिछले 5-7 सालों से मीडिया में भी उठ करके आया है, काफी अच्छा निखर करके आया है। और बहुत सारे मीडिया के अंदर आर्य समाज से संबंधित या वैदिक धर्म से संबंधित लोग ऐसे हैं जो खुल करके अपने विचार रख रहे हैं। दूसरी बात यह आपने कही कि राष्ट्रीय स्तर के विषयों पर, तो आर्य समाज जो है वो राष्ट्रीय स्तर के विषयों को ही हमेशा उठाता रहा है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, समय के अनुसार वो विषय बदलते भी रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जिस समय में देश के अंदर बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमारे ही अपने समाज के लोग, यानी कि हिंदू धर्म के लोग बेटियों को पढ़ने के लिए मनाही करते थे, बड़े बड़े आंदोलन करते थे, घर निकाला, गांव निकाला, हुक्का पानी बंद। उन परिवारों का जो बेटियों को पढ़ाने की बात करता था, ये पुरानी बात नहीं कर रहा, आज से 125 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 130 साल पहले की बात कर रहा हूँ, इससे ज्यादा पुरानी नहीं है। उस समय में आर्य समाज के लोगों ने बेटियों को पढ़ाने की बात करी। बेटियों को पढ़ाने की बात के साथ साथ उन्होंने बाकायदा इसके लिए स्कूल खोला। उस समय में बेटियों के लिए स्कूल नहीं थे, अगर थे तो कॉन्वेंट स्कूल थे, क्रिश्चियनिटी के स्कूल थे, और वो भी हाई क्लास पर थे, जिसमें आम आदमी नहीं पढ़ने जा सकता था। तो उस समय में वो आंदोलन उठाया और उसके लिए जालंधर के अंदर जो है लाला देवराज जी जो है उन्होंने आर्य कन्या महाविद्यालय खोला, और उसमें आज भी वो चल रहा है। लगभग 130 वर्ष उसको होने आ रहे हैं, 130 वर्ष से ज्यादा हो रहे हैं। तो एक अच्छे लेवल पर वो, और हजारों बेटियां वहां से निकली हैं और बड़े लेवल पर वो गई हैं। ठीक। अगर उसके अलावा समाज में बेटियों को पढ़ने के अलावा अगर हम देखें तो समाज में जातिवाद को लेकर के पहले भी खाई थी, आज भी खाई है किसी लेवल पर। तो वो जातिवाद का जो प्रोस्पेक्टस है, उसके लिए उस समय में बहुत बड़ा जातिवाद को रोकने के लिए आर्य समाज के लोगों ने काम किया। तीसरा, जीव हत्या को लेकर के, गौओं के संरक्षण को लेकर के,
आर्थिक व्यवस्था को लेकर के, अच्छा सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं, हमारा देश ये स्वतंत्र हुआ, स्वाधीन हुआ, मैं अगर किसी भी आज के व्यक्ति से पूछूं, किसी भी व्यक्ति से पूछूं कि स्वाधीनता शब्द या स्वराज्य शब्द कहां से आया, तो वो एक ज्यादा से ज्यादा महात्मा गांधी का नाम ले लेंगे। शिवाजी महाराज का स्वराज्य की जो स्थिति थी या महाराणा प्रताप की जो बात थी, उस समय में राजा रजवाड़े हुआ करते थे, ठीक है, और उस समय में ये था कि जो बाहर के आक्रांता है उनसे हमारे को अपना जो राज्य है, साम्राज्य है, उससे उनको खदेड़ना है। और वो खदेड़ते खदेड़ते, वो जैसे महाराजा थे तो अपने राज्यों से निकालते निकालते हम इससे भी निकालेंगे, इससे भी निकालेंगे, वो एक पर्सपेक्टिव था। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें उस समय में, लेकिन स्वराज्य शब्द को, स्वदेशी शब्द को, स्वतंत्रता को, ये सोचना भी बहुत बड़े, मतलब सोच ही नहीं सकता था कि इस दिशा में भी हम कदम उठाएं। ये शब्द स्वामी दयानंद ने, आर्य समाज ने इसको लिया और चलाया। और ये जो शब्द है ना, स्वतंत्रता या स्वाधीनता, आपको आश्चर्य होगा कि 1875 में महर्षि दयानंद ने कहा, उसके 54 साल बाद, 54 इयर्स बाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अंदर इसको 1930 में, 29-30 में अधिवेशन हुआ, उसके अंदर इसको कहा कि स्वराज्य शब्द, मतलब स्वाधीन, पूर्ण स्वराज्य जो है हम प्रस्ताव पारित करते हैं कांग्रेस की तरफ से, अब हम इसके लिए लड़ेंगे। नशा, जिसकी तरफ आज कोई आवाज नहीं उठाता, आर्य समाज ने इसको, जैसे कहते हैं ना, आंदोलन की तरह से इस विषय को उठा के चल रहा है कि नशा जो है समाज को जिस तरह से खराब कर रहा है, आज यंग जनरेशन, बच्चे जो हैं वो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। आर्य समाज इस विषय को आगे लेकर के चल रहा है। ठीक, ऐसे वर्तमान समय के भी जैसे अंधविश्वास है, आज के समय में सुबह टीवी खोलो 4-5 बजे तो आप ये देखोगे कि वो कोई अंगूठी बेच रहा है, कोई गले का माला बेच रहा है, नाना प्रकार की चीजें जो है वो लोग बेच रहे हैं। तो इसके ऊपर अगर इन चीजों से अगर व्यक्ति के जीवन का परिवर्तित हो जाए, या व्यक्ति को सुरक्षा, जैसे अब काला धागा बांधने से कई बार कहते हैं जी, बेटियों के भी वो बांधते, बहनें बांधती हैं, लड़के भी बांधते हैं कई बार काला धागा, कि भाई हमारे को गुरुजी ने कहा है या घर में माता पिता ने कहा है हमारी रक्षा करेगा। तो मैं बड़ी सरलता से एक बात ही कहूंगा कि बॉर्डर के ऊपर सैनिकों को हटा करके काले धागे बांध देने चाहिए, सारे देश की सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। तो ऐसे, तो वर्तमान समय में चाहे शिक्षा को लेकर, शिक्षा तो अब पुराना विषय है, क्योंकि आज के समय में तो उल्टा हो गया, कोई अगर ना पढ़ाए तो उसको 4 गाली देते हैं व्यक्ति की, भाई तो अपने परिवार के बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहा। तो ऐसे ही वर्तमान समय में जातिवाद को लेकर के आर्य समाज ने जिस तरह से काम कर रहा है, आज भी काम कर रहा है, बहुत मजबूत। आज आर्य समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति के विषय में गारंटी दे सकता हूं, जल्दी से कोई नहीं बता सकता कि ये किस जाति का व्यक्ति है। टॉपिक पे वापस आते हैं। एंड जैसे अभी हम करंट चीज़ों की बात कर रहे थे कि आज हमारे को पीओवी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो अभी जैसे करंट में हमने अंधविश्वास, हमारा आज Q&A का टॉपिक है, तो अंधविश्वास को लेकर मैं इसको नवरात्रि से बहुत जोड़ा जाता है। अंधविश्वास को एक बहुत अच्छा फेस्टिवल है, मैं खुद हमारे घर में सेलिब्रेट होता है, और आप बंगाल साइड जाएंगे तो वहाँ तो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है और बहुत अच्छी चीज़ है, सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है। बट बस मेरे को ये पूछना है कि जैसे हमारा दूसरा टॉपिक है वैदिक कल्चर, अंधविश्वास और वैदिक कल्चर, तो जो नवरात्रे हैं, तो क्या हमें उनकी हिस्ट्री वैदिक कल्चर में भी मिलती है देखने को, या ये मिडिवल पीरियड के बाद ही ऐड हुआ है? तो ये एक मेरा है। इसमें अगर कोई साथी राय देना चाहे, कोई कुछ अपनी तरफ से कोई बात कहना चाहे, वो क्या सोचते हैं? जैसा कि मैं मानता हूँ, जो नवरात्रे हैं, जो उसका हम देखें, जो टाइम पीरियड है वो इस समय आते हैं जब एक मौसम से दूसरे मौसम में हम जा रहे होते हैं, है ना। तो मेनली जो फास्टिंग का जो मोटिव है उसके पीछे भी यही कारण है, ताकि हम उस समय फास्टिंग रखें और ताकि हम बीमार कम पड़े, यह पहला। और दूसरा, वुमेन एम्पावरमेंट को एम्फसाइज करने के लिए ये मनाते होंगे, ऐसा मेरा मत है। आयुर्वेद भी ये कहता है कि जो एक पीरियड हमारे जा रहे होते हैं, सर्दी से हम गर्मी की ओर जा रहे होते हैं, तो आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर के अंदर बदलाव हो रहे होते हैं, जो हमारी पेट की अग्नि है वो शांत होने की ओर जा रही होती है, और जो हमारे गर्मी आ रही होती है उस बेस में हमारा जो एक टाइम पीरियड है, इसलिए फास्टिंग करने जरूरी है, ये आयुर्वेद कहता है। देखिए, इसके अंदर जो है नवरात्र जो है, ये बात बिल्कुल ठीक है, नवरात्र जो है वर्ष में 2 बार जैसे आते हैं, और ये भी बिल्कुल सही है जो भाई ने बताया कि मौसम के इसका वैज्ञानिक रूप जो है, नवरात्र जो है ना, या ये जो समय होता है ये अब से नहीं मना रहे हैं। जो मौसम परिवर्तन है ना, वो बिल्कुल ठीक है कि मौसम परिवर्तन के समय में ये किया जाता है। उसका कारण ये है कि और आहार शुद्धि होती है, शरीर स्वस्थ हो, जैसे आयुर्वेद की जो बात कही वो भी बिल्कुल ठीक है कि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि मौसम बदलता है, गर्मी से सर्दी में जा रहे होते हैं या फिर सर्दी से गर्मी में जा रहे होते हैं, तो शरीर जो है वो अब ऋतु के अनुकूल शरीर भी बदल रहा होता है। तो कम आहार लें या ना आहार लें तो वो कन्वर्ट आसानी से होता है, शरीर जो है बदल जाता है।
विचार शांत होते हैं जब हम, आप ये देखें, जब आप कुछ भी तला भुना खाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल आप देखें, जब आप तला भुना खाते हो तो उस समय में मन तीव्र होता है, विचार तीव्र होते हैं। आप बिल्कुल फल फ्रूट सब्जियां बॉइल्ड या कच्चा आप खाओ, फल फ्रूट खाओ, तो उस वक्त विचार शांत हो जाते हैं। तो शारीरिक दृष्टिकोण से, मन के दृष्टिकोण से, क्योंकि मन की चंचलता को ठीक दिशा में ले जाने के लिए, चंचलता तो कम नहीं कर सकते हैं, उसकी गति बहुत ज्यादा है मन की, लेकिन उसको सही दिशा में ले जाने के लिए, अपने आप को नियंत्रित करने के लिए, कहीं संयमित करने के लिए, इन दिनों में आहार को शुद्ध करने के लिए नवरात्रों का एक त्योहारों के रूप में मना लिया जाता है। और कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसको किसी ना किसी पर्व के रूप में करते हैं। पर्व से व्यक्ति आनंदित होता है, प्रफुल्लित होता है, उत्साह बनता है उसमें। आपने अच्छा क्वेश्चन दिया और अपने अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ, इससे पहले मेरी पेमेंट कटे और मेरे साथियों का पेशेंस भी कटे। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ऐसे है कि अभी एक फिल्म हमने सबने देखी, बहुत ही विख्यात, जिसने पहले ही दिन 160 करोड़ रुपए कमा लिए, धुरंधर 2 की मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत ही ज्यादा, ये थोड़ा करंट अफेयर से रिलेटेड है कि बहुत ज्यादा उस पे हम, कोई भी चीज हमारे देश में होती है, हमारा देश दो पक्षों में बढ़ जाता है। अब कुछ लोग उसको बोल रहे हैं कि वो प्रोपेगेंडा फिल्म है या प्रोपेगेंडा नहीं है, तो हम उस पर नहीं जाते। तो बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसी फिल्म बननी चाहिए या नहीं? फिल्म जो होता है ना, समाज का दर्शन होता है, आईना होता है। जो भी हम चीज दुनिया में दिखाना चाहते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है। दुनिया में कोई भी चीज दिखाई जाती है, बताई जाती है, तो बिना मोटिव के कुछ भी नहीं होता है। अगर वो मोटिव समाज को एकता में बांधने वाला हो, समाज को कहीं ना कहीं ऊर्जा प्रदान करने वाला हो, या समाज को सही दिशा देने वाला हो, बच्चों में या समाज के लोगों में संस्कार देने वाला हो, तो वो मूवियां या फिल्म्स बननी ही चाहिए। और उसका उद्देश्य भी होना चाहिए कि वो समाज को एक अच्छी दिशा दे। लेकिन आज फिल्म एक ऐसा माध्यम है, या सोशल मीडिया जितना अच्छा है उतना ही खतरनाक है। कि सोशल मीडिया जो समाज में, आप वर्तमान में तो ये कह लीजिए कि पैसा दे करके तमाशा देखो। आज मान लीजिए अगर किसी गलत चीज को प्रसारित करना है, ज्यादा पैसा दे दो, उसके इन्फ्लुएंसर उसको उतना ही प्रमोट करते हैं, और जिसको सही बात भी वो गलत लगने लगती है और गलत बात भी सही लगने लगती है। तो सोशल मीडिया को सिर्फ इतना ही लेना चाहिए कि ठीक है, ये एक जानकारी है, ये जानकारी सही है या नहीं है, उसके लिए यूथ को या कोई भी उस पर रिसर्च करे। उसको रिसर्च करके अगर वो सही है तो उसे स्वीकार करे, नहीं है तो उसे स्वीकार नहीं करे। क्योंकि समाज में बहुत कुछ है जो नहीं भी है वो भी दिखाया जा रहा है, और जो हुआ है उसको भी तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। ऐसा भी है जो हुआ है उसको बहुत कम हिस्सा ही दिखा पा रहे हैं, बहुत कुछ हुआ है। तो जो भी आप देख रहे हैं, तो उसका मन पर, मस्तिष्क पर असर होता है। विजुअल्स का मन पर, मस्तिष्क पर असर होता है। तो उसको स्वीकार तभी करें जब उस पर कुछ खुद की रिसर्च भी करें। ऐसा नहीं कि उसने कहा और मैंने मान लिया। हाँ, उसने कहा और मैंने मान लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं चलता हूँ अपने दोस्तों के पास, उनके क्वेश्चन ले लेते हैं। लाओ जी, आपका था ये। कि अभी अभिषेक ने धुरंधर मूवी की बात करी, तो मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, और वो देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में बहुत लोग, हम सब, उनको लगता है कि यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में जो लोग हैं वो रिलीजन के बेसिस पे डिवाइडेड है। वहाँ पर ऐसा नहीं है, उनके लिए मूवी कल्चर है। तो उसी का मेरा भी सेम क्वेश्चन है कि उनका बिलीव करना है कि जो केरला स्टोरी है, केरला स्टोरी 2 आई है, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। जो नॉर्थ की मेंटालिटी है अबाउट द रिलीजन, दे जस्ट ट्राई टू इम्पोज इन द साउथ इंडिया। तो क्या आप इसको कैसा समझते हैं? आपकी जो बात है ना, इसके अंदर दुनिया में ना एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हमेशा से विचार विमर्श चलता रहा है, और जिसको हम धर्म बोलते हैं। और रिलीजियस का तो कोई शब्द का विशेष अर्थ निकलता नहीं है। अगर हम धर्म को अगर इंग्लिश में कहें तो ड्यूटीज कह सकते हैं। अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी देखते हैं तो उसका जो मतलब निकल करके आता है ड्यूटीज। रिलीजियस का तो कोई, रिलीजियस को अगर आप धर्म से जोड़ते हो तो वो दोनों ही शब्द अलग अलग हैं। बिल्कुल, धर्म बिल्कुल अलग चीज है। जो धारण किया जाए वो धर्म है। अब धारण क्या किया जाए? धारण वो चीज करी जाए जो समाज के लिए और अपने लिए बिल्कुल ठीक है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, धर्म के नाम पर दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं, और आज भी होते हैं और पहले भी होते रहे हैं, ठीक है। और ये एक विचारधारा है। गलत व्यक्ति कभी ये नहीं कहता कि मैं गलत हूं, और सही व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं ही सही हूं। विचारों का आदान प्रदान जो है वो लगातार चलता है। जो आपने फिल्म की बात कही जिसमें रिलीजियस फैक्टर है बहुत बड़ा, जो मूवीज में दिखाया गया, देखो ये बात सही है कि इस देश के ऊपर जो है वो 700 साढ़े 700 साल जो है वो इस्लाम का आक्रमण होकर के इस्लामियत का, मुसलमानों का शासन रहा है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखो, पहले चीज तो हमें समझ लेनी चाहिए इतिहास क्या है। इति ह स,
इति का मतलब जो समाप्त हो गया, ह का मतलब है जो कहा गया या लिखा गया या बोला गया, या कहने का मतलब जो चीज बीत गई है वो इतिहास शब्द से मैटर करता है। यानी कि जो अब बदला नहीं जा सकता, छुपाया जा सकता है, हटाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है, जलाया जा सकता है, लेकिन उसको अगर आप ये कहो कि वो हुआ ही नहीं तो ये इम्पॉसिबल है। जैसे उदाहरण जो केरला फाइल की बात भी आपने कही है, तो केरला फाइल के अंदर जो चीजें दिखाई गई हैं, अब उसमें दो फैक्टर है, एक कहता है ये नहीं हुआ, एक कहता है ये हुआ है। यानी कि दोनों ही बातें इतिहास से जुड़ी हुई हैं। इतिहास जो है, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, इतिहास जो है ना वो हमेशा जीतने वाला लिखता है, हारने वाला कभी इतिहास नहीं लिखता। 700-750 साल मुसलमानों ने इस देश पर शासन किया है। वो शासन किया मतलब जीत करके शासन किया, कब्जा करके या शोषण करके, जो भी करके उसने अपने तरीके से इतिहास को लिखा है। इस देश का जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई 1947, तो 1947 से लेकर के अगले लगभग 15-20 सालों तक जो शिक्षा मंत्री रहे हैं वो सारे के सारे इस्लाम को फॉलो करने वाले रहे हैं। यहाँ तक कि जो पहले शिक्षा मंत्री थे वो इस देश के भी नहीं थे, जो मौलाना आजाद जी हैं वो इस देश के भी नहीं थे, फिर भी वो शिक्षा, और ना ही वो किसी शिक्षा स्कूल के अंदर पढ़े या किसी गुरुकुल में पढ़े, ऐसा नहीं था। ठीक है, उन्होंने अपने तरीके से आने वाले 15-20 साल में जो 4-5 शिक्षा मंत्री रहे, उन्होंने अपने तरीके से इस शिक्षा को बदला, यानी कि इतिहास को बदला। उसके बाद में 700-750 साल के बाद में 200-250 साल अंग्रेजों का शासन रहा, उन्होंने अपने तरीके से इतिहास को रखा, उन्होंने अपने तरीके से इतिहास को मोड़ा। 1000 सालों के अंदर इस देश में बहुत सारा इतिहास, अगर मैं कहूं कि 70-80% इतिहास जो है वो मिटा दिया गया, या उसे खराब कर दिया गया, या उसे जला दिया गया। ऐसे परिप्रेक्ष्य के अंदर सही और गलत का निर्णय जो है वो बहुत ज्यादा चैलेंजेस हो जाता है कि हम, लेकिन केरला फाइल बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, मुश्किल से 30-40 साल 40 साल पुराना एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर ये विषय हुआ। और उसके जैसे कश्मीर फाइल्स भी है या केरला फाइल्स, तो केरल के अंदर जो घटनाक्रम हुई और जो कश्मीर में हुई, या फिर अब जो आप बता रहे हैं धुरंधर में हुई, ये सारा इतिहास का हिस्सा है। और लगातार ये जितना दिखाया गया है, मैं ये कहूंगा कि ये इतना ही है, ऐसा भी नहीं है, बहुत ज्यादा दिखा दिया ऐसा भी नहीं है, और बहुत कम दिखाया ऐसा भी नहीं है। जितना उनको पता लगा तथ्य के आधार पर उन्होंने वो दिखाया। उसमें अब सही कितना है और गलत कितना है, ये हमेशा रिसर्च का फैक्टर रहेगा। आप इसको किसी एक जगह डाइवर्ट नहीं कर सकते कि ये गलत है, या मैं ये कहूं कि नहीं जी फिल्म जो दिखाई जा रही है बहुत सही है, बहुत गलत, बिल्कुल उसमें जो दिखाया एक एक बिंदु, फिल्म दिखाई जा रही है, फिल्म दिखाने वाला व्यक्ति अपनी मानसिकता से भी दिखा रहा है, साथ के साथ उस वक्त जो हुआ वो भी दिखा रहा है। अब उसने क्या मैसेज देना है और हमें क्या रिसीव करना है, ये हमारा विषय है। जो बेसिकली थॉट आया वो ये है कि प्रोपोगेंडा है। सो मतलब मेरे को ये लगता है पर्सनली कि जैसे जो केरला स्टोरी है, धुरंधर है, या ओ माय गॉड जो मूवी आई थी, तो उस सब के अंदर ये एक चीज़ दिखाई है कि रिलीजन को लेकर और सबको लेके ये बेसिकली जो हम लोग हैं, जो सोसाइटी है, उसके ऊपर होना चाहिए कि भाई आप उस किस वे में उसको आप देख रहे हो, आपका पीओवी क्या है उसको लेके, कि अगर आप उसको उस वे में देख रहे हो तो आप उसको बैड वे में ही लोगे, और उसको अगर अच्छे वे में देख रहे हो तो उसको अच्छे वे में लोगे। कुछ लोगों ने ओ माय गॉड एक अच्छे वे में ली और कुछ लोगों ने एक बुरे वे में ली। सेम धुरंधर का है, और धुरंधर पे बहुत सारी चीज़ें भी बनी थी, जैसे लोगों ने, मैंने यूट्यूब पे देखा तो काफ़ी पॉडकास्ट में लिखा था कि अगर हम जमाल जमील का जो रोल है उसके अंदर देखें तो वो 45 ईयर्स पहले गया था, तो उस टाइम तो मनमोहन सिंह की सरकार थी या कुछ भी है, तो इसके ऊपर एक बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हो सकती है। और सेम केरला स्टोरी की है, तो मतलब एक ये मेरे को अपना पीओवी रखना था कि ये हर चीज़ अपने सोसाइटी के ऊपर से हो सकती है। देखो मैंने आपको फिर मैं बता रहा हूँ, जो चीज दिखाई जा रही है उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हम किसी भी चीज को 100% गलत या 100% सही नहीं कह सकते। हाँ, मैं इसमें इतना कहूंगा, जो चीज हम पढ़ रहे हैं ना उसको भी रिसर्च करने की आवश्यकता है कि वो सही है या नहीं है। कोई भी फैक्टर जो होता है उसको हमें स्वयं तो जांचना ही पड़ेगा। आप समाज की चीज को देख करके आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। धुरंधर के अंदर जो बातचीत, जो विषय दिखाए गए, आपने कहा कि उसके अंदर जमील का जो है किरदार जो है 40, जमाल का किरदार जो है वो 45 साल पुराना दिखाया गया, जो भी है। अब जो उस समय में जो देखो उसके वो सारा का सारा एक सुरक्षा से संबंधित चीजें हैं। कुछ चीजें बनाई जाती हैं, कुछ चीजें दिखाई जाती हैं, कुछ चीजें एक्चुअल होती हैं, रियलिटी भी दिखाई जाती है। उसके ऊपर 100% आप किसी भी चीज पर 100% फेथ नहीं करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। जो हमारे हाथ में है वो रिसर्च है, और उसको हमें, और रिसर्च जो होती है वो इतिहास जो है। अच्छा, एक चीज और कमाल की बताता हूँ आपको, इतिहास भी ना हमारे देश के अंदर बहुत तोड़ा मोड़ा गया।
वो कैसे तोड़ा मरोड़ा गया, वो इस रूप में आप समझे। इतिहास जो है वो कई हिस्सों में चलता है। एक तो तथ्यों पर चलता है, यानी कि हमारे पास में कोई लिटरेचर हो। एक पुरातत्व विभाग के ऊपर चलता है कि पुरातत्व विभाग पुराने अवशेष हमें मिले, उसके आधार पर चलता है, या उस समय के हिसाब से कोई व्यक्ति मौजूद हो, पुराना कोई व्यक्ति मौजूद हो, अगर वो ज्यादा पुरानी बात नहीं हो। अब इन तीनों चीजों के हिसाब से जो है ना इतिहास की स्थिति देखी जाती है, सिर्फ एक प्रोस्पेक्टस से नहीं देख सकते। जैसे किसी ने कहा उदाहरण कि रामायण तो हुई नहीं, एक क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज और है, आज के समय में ना आप कुछ नेगेटिव बात करो तो आपको जो है ज्यादा एग्रेसिव माना जाता है, या ये कहें कि ज्यादा आप इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं या ज्यादा सोचते हैं अगर आप कुछ नेगेटिव सोचते हैं। तो ये थिंक टैंक बना हुआ है, इसलिए व्यक्ति आज के समय में ना क्वेश्चनियर भी जो है ना कई बार ऐसा करता है जिसका कोई बिना सिर पैर का भी होता है। फिर दूसरी चीज जो है, जब हम केरला फाइल की बात कर रहे हैं, धुरंधर की, मैं फिर बोल रहा हूं, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स में सच्चाई भी है। ऐसा नहीं है कि देखो बिना ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। इन विषयों में टॉपिक्स में सच्चाई भी है, कितनी है ये लगातार पढ़ना, रिसर्च करने का फैक्टर है। क्वेश्चंस। हमारे देश को बहुत पिछड़ा हुआ बोला जाता था, गरीब बोला जाता था, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था। हमारे पास अगर हम विद्या की बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे बहुत विश्वविद्यालय भी थे हमारे पास में, जिनको तबाह किया गया जब उन्होंने आके हम पे आक्रमण किया। तो क्या सही है, क्या गलत है, और ऐसा क्या रहा कि हम लोग पीछे छूट गए? विल डुरेंट नाम का एक व्यक्ति है, उसका सेम यही प्रश्न था जो प्रश्न आपने किया, बिल्कुल टिट्टो। उसने केस ऑफ इंडिया, सभ्यता की कहानी 1930 में विल डुरेंट ने लिखी। उस पुस्तक के अंदर लिखा कि ये भारत जिसके अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम रहे, योगीराज श्री कृष्ण भगवान रहे, जिसकी संस्कृति इतनी महान रही, जिसका विज्ञान इतना महान रहा, जिसकी शिक्षा व्यवस्था इतनी अग्रणी रही, जिसने 1,96,08,53,000 वर्षों तक इस देश ने पूरे विश्व के ऊपर शासन किया, तो ऐसा क्या हुआ कि वो चावल के दाने के लिए भी तरसने लगा? जिसने इस पूरे सृष्टि पर, यानी कि इस पूरी दुनिया पर जिसने शासन किया हो, और वो 1, 2, 4, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200 साल नहीं, 1,96,08,53,000 वर्षों तक जिसने किया हो, तो ऐसा क्या हुआ कि ये इस देश के अंदर, राम और कृष्ण का देश, 1000 सालों तक गुलाम रहा हो? ये उसने प्रश्न खड़ा किया। तो उसने जो प्रश्न खड़ा किया तो उसका फिर उत्तर दिया कि मैंने इस पूरे भारत भूमंडल को देखा, और देखने के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि यहां राम और कृष्ण को पूजा जाता है, लेकिन जो ये कहते हैं इनको मानता कोई नहीं है। अब मेरी बात समझना, इनको मंदिरों के अंदर भोग लगा करके पूजा जाता है, मंदिरों, घरों के अंदर इनके आगे या मंदिरों के अंदर इनके आगे घड़े घड़ियाल बजाए जाते हैं, दीपक अर्चना और सब चीजें जारी करा जाता है, सब कुछ किया जाता है। लेकिन जो इन्होंने कहा, जिस मार्ग को चयन करने की इन्होंने बात कही, वो नहीं करते। इस कारण से हम 1,00,000 सालों तक गुलाम रहे। अगर हमारा देश इतना ही वैभवपूर्ण था, ज्ञान था हमारे पास, अग्रणी थे हम, तो आक्रामक शक्तियों से हम पराजित कैसे हुए? बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कोई मतलब कुछ कमियां, कुछ त्रुटियां तो रही होंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस जगह पर जो सबसे बड़ी त्रुटियां रही वो सुनने और समझने की बात है। हम वेद के मार्ग से भटक गए या भूल गए। हमने वेद की शिक्षाओं को ना ही जाना और ना ही माना। हमने वेद मंत्रों के सही अर्थों को भी नहीं जाना। साथ के साथ हमने वेद के मंत्रों के अर्थ जो थे उनका भी गलत अर्थ निकाल लिया। ये तो वेद को लेकर के था। साथ में हमने वर्ण व्यवस्था थी उसको ना समझा, और उस वर्ण व्यवस्था की जगह हमने जन्मना जातीय व्यवस्था को आधार बना लिया अपने जीवन का, अपने समाज का। और उसके बाद में 4 आश्रम की व्यवस्था जो समाज को व्यवस्थित रूप से संचालन करने में महत्वपूर्ण योगदान देती थी, उसको हमने उस आश्रम व्यवस्था पर चलना छोड़ दिया। और सबसे बड़ी चीज जो त्रैतवाद का सिद्धांत था, जी ईश्वर जीव और प्रकृति, जो त्रैतवाद सिद्धांत है, इस सिद्धांत को हमने भूल गए और उसकी जगह चारवाक, अद्वैतवाद, दैतवाद आदि इस तरह के विभिन्न वादों में पढ़ करके हमने कर्मफल के सिद्धांतों से विमुख हो गए और अविद्या की ओर बढ़ गए। और सबसे बड़ी चीज थी कि यज्ञों के अंदर जो पशु हिंसा है या जीवों की हत्या है, उसको हमने वेदों के शिक्षाओं को ना समझ करके, गलत अर्थों को निकाल करके यज्ञों में भी हमने हिंसा प्रारंभ कर दी और यज्ञों में जीव हत्याएं करके उनकी आहुतियां देना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी चीज कि हमने जो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ थे
उन ऐतिहासिक ग्रंथों में, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो मनुस्मृतियां हो, उसके अंदर हमने बहुत भारी रूप में मिलावट शुरू कर दी, जिससे हमारा जीवन, सामाजिक जीवन जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हुआ, पूरी तरह से अव्यवस्थित हुआ। और आदर्श जो महापुरुष थे हमारे, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम रहे हों, चाहे योगीराज श्री कृष्ण भगवान रहे हों, इनका जो आदर्श था, इनको आदर्श के रूप में, व्यक्तित्व में ना पूज करके हमने ईश्वर के रूप में पूजा। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे जिन कारणों से हमारा जो समाज है वो विभक्त भी हुआ, वो टूटा भी। और इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा, जो पुरुषार्थ चतुष्टयम की बात है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर चल करके जड़, जिस पर हमें चलना चाहिए था, अब हम उसके ऊपर नहीं चले और हमने जड़ पूजा, अवतारवाद, चमत्कार की अंधश्रद्धा व अंधविश्वासों में फंस गए, जिससे कि समाज के अंदर विभिन्न प्रकार की कुरीतियों ने जन्म लिया और समाज को तोड़ने, समाज जो है वो पूरी तरह से चरमराया, पूरी तरह से टूटा। इन चीजों का बहुत भारी परिणाम ये भुगतना पड़ा इस देश को कि ये लगभग 1000 वर्षों तक गुलाम रहा। गुरुजी, मेरे को यहाँ पे एक चीज पूछनी थी। जैसा आपने बोला कि हमारा जो समाज है वो जाति व्यवस्था में बंटने की वजह से टूटा, तो इस जाति व्यवस्था में बंटने की वजह से टूटने का असर जो आज हम अपने समाज में देखते हैं, तो इसका कारण क्या रहा, या इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? और इसी के साथ में अपने साथियों से पूछना चाहूंगा कि वो अपना कुछ इसमें पीओवी देना चाहे तो दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कोई और? जहाँ तक मेरे को पता चला है अभी तक, और जो मैंने सुना है, ब्रिटिश एरा में ना कास्ट सेंसस हुआ था। उसका उद्देश्य मतलब यही था कि मतलब इनको जो काम कहते हैं ना, जो वर्ण व्यवस्था थी उसको जाति व्यवस्था बना दो कैसे भी करके। वो आगे जाति व्यवस्था बन गई और अभी भी चले आ रही है वही व्यवस्था। आजादी के बाद होना तो ये चाहिए था। नहीं, आजादी के बाद नहीं करेंगे बात, पर आपने बात जो कही है ना, वो काफी हद तक आपने पकड़ी है बात को, जो बात इन्होंने कही। और कोई बात इसमें कुछ कहना चाहता है? क्योंकि ना आप कहना चाहते हैं। माइक एक बार इधर दे दो। पहले के टाइम पे जो वर्ण व्यवस्था थी वो बेसिकली आपके काम के ऊपर निर्भर करती थी। जैसे कि कोई अगर जो वॉरियर है, कोई लड़ाकू है, तो वो क्षत्रिय क्लैन में रहेगा। बाकी जो कोई अगर ज्ञान बांटने का काम करता है तो वो ब्राह्मण के उसमें रहेगा। जो कुम्हार का काम करता है वो कुम्हार क्लैन में रहेगा। बट उसके बाद जब भारत के ऊपर जब अटैक होना शुरू हुआ तो उन्होंने क्या देखा कि ये लोग आपस में साथ में रह रहे हैं। अगर जो इनका वर्ण व्यवस्था है, उनको अगर हम इसको जाति व्यवस्था में अगर जो हम कन्वर्ट कर दें तो इनके अंदर फूट डाल सकते हैं। तो वहां से मैं सोचता हूँ कि हुआ है ये हुआ है। इसका टाइम पीरियड मैं आपको मैच करवा दूंगा, बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा आप कहना चाह रहे हो। एक बेसिकली जो मेरे को लगता है वो इस बेसिस पे था कि मतलब इन्होंने भी सही बोला है कि जो काम कर रहा है, जो पैसे कमा रहा है, उसको एक अलग नाम दे दिया, और जो ज्ञान दे रहा है उसको ये। लेकिन जो बेसिकली मतलब जो लड़ाई कर रहे हैं, और मतलब सारे एक ही थे, और मतलब आज के टाइम में जो मुस्लिम्स होते हैं उनको भी जाट बोला जाता है, और जो सिख होते हैं उनको भी जाट बोला जाता है। और जब ये आर्य पीरियड चल रहा था, जब इंडिया और ये सब डिवाइड हो रहे थे, तो उस टाइम पे जो महात्मा गांधी थे उन्होंने बेसिकली कर दिया था कि जो कास्ट है कि मुस्लिम उधर चले गए पाकिस्तान में, और जो मतलब जो कुमार और ये सब है वो इस तरफ आ गए थे। तो तब ज्यादा हुआ था। बिल्कुल ठीक है। मैं इसको अब एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो वर्ण, जिसको हम जातीय व्यवस्था, आज बाबा साहब अंबेडकर की हम बात करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर के विषय में आज समाज को बाबा साहब अंबेडकर के नाम से जोड़ा तोड़ा, ये दोनों काम हो रहे हैं। जातियां, जिसके ऊपर ये देश आज हम हिंदू समाज को कहते हैं बट रहा है, ये जातियां आई कहां से? देखिए, जाति, पहले तो हम ये समझ लेते हैं जाति किसको बोलते हैं। मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए, समान प्रसवात्मिका जाति ही। समान प्रसव से उत्पन्न हुआ जो होता है वो एक समान जाति है। जैसे मनुष्य के अंदर मनुष्य एक तरह से प्रसव करता है। प्रसव का मतलब सब समझते हैं, उसका कोई मुंह से, हाथ से, आंख से, नाक से कोई नहीं है। एक समान, और जो समान होता है, दूसरा जो न्याय दर्शन बोलता है, न्याय सूत्र बोलता है, वो एक सूत्र और देता है, आकृति जातिर्लिंगाख्या, यानी कि जिसकी आकृति भी समान है। समान प्रसव और समान आकृति जिसकी होती है वो समान जाति कही जाती है। मनुष्य के अंदर महिला चाहे पुरुष, ये दोनों की समान तरह की जाति का मतलब प्रसव समान है और इनकी आकृति समान है। योग दर्शन का एक सूत्र है, सत्ति मूले तद विपाकोर जातिर आयु भोगा। इसका अर्थ है
कि जिसकी जाति के साथ साथ आयु और भोग की जो व्यवस्था है वो भी समान हो। जैसे बंदर, लंगूर, गाय, नीलगाय, हिरण, ये अलग हो गया, घोड़ा, ये जितने हैं ना ये सारी जातियां हैं। घोड़े की अलग जाति है, गाय की अलग जाति है, मनुष्य की अलग जाति है, बंदर की अलग जाति है। यानी कि दो चीजों से, एक आपकी आकृति हो गई, एक आपकी, तीसरा भी है, एक आपकी आकृति, एक प्रसव और दूसरा आयु, एज। कछुए जितनी आयु नहीं है हमारी। अब मैं कछुए जैसा बन जाऊं या कहूं कछुआ और मैं एक है तो नहीं हो सकते। तो न्याय दर्शन ने, शास्त्र ने यह कहा कि जो इन कैटेगरियों पर फिट होता है तो वो एक जैसी जाति है। लेकिन हमने जाति आज दूसरे शब्दों में, अंबेडकर की मैंने बात कही ना, अंबेडकर के विषय में आज जो है ये कहा जाता है, अंबेडकर खुद लिखते हैं इस बात को कि जो जातीय व्यवस्था है ये सही नहीं है। बड़ी ध्यान सुनना, जातीय व्यवस्था समाज को तोड़ने वाली है। दूसरी बात लिखते हैं, जो वर्ण व्यवस्था है वो भी ठीक नहीं है, लेकिन जो महर्षि दयानंद सरस्वती प्रकाश में वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखते हैं वो बिल्कुल ठीक है। जबकि वेद और जिसको अंबेडकर जी ने वेद के जो जातीय वर्ण व्यवस्था के बारे में जो लिखा और जो महर्षि दयानंद लिखा वो दोनों सेम है, लेकिन उसको समझा नहीं अंबेडकर जी ने। अब जातीय व्यवस्था क्यों गलत है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने एक बात कही जैसे आपने कही, साइमन जो अंग्रेजों ने और आपने भी कही, तोड़ने की बात जो कही, इस देश के अंदर आपने कहा अंग्रेजों के टाइम में हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। साइमन कमीशन जो था ना, वो साइमन कमीशन एक्चुअली में जिसका विरोध हो रहा था वो इसीलिए हो रहा था, आपको मैं बताना चाहूंगा, जब अंबेडकर जी ने, जब लाला लाजपत राय जी की हत्या हुई और हत्या होने के बाद में अंबेडकर जी ने उनके शोक में बोलना चाहा, अंबेडकर जी उनके शोक में बोलना चाहा, तो उन्होंने जो शब्द बोले बड़े सुनने वाले शब्द हैं। उन्होंने कहा कि इस धरती पर अगर इस दुनिया में कहीं पर ईश्वर है तो यह समझ लेना कि वो जो ईश्वर था, आज वो ईश्वर दलितों का लाला लाजपत राय जी थे, जिनकी हत्या होकर के मृत्यु हो गई। यानी कि जातीय व्यवस्था को तोड़ने का काम लाला लाजपत राय जी ने जितना भारी किया, स्वामी श्रद्धानंद जी ने जितना भारी किया, मदन मोहन मालवीय जी ने भी किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया, इन्होंने जितना भारी भरकम काम किया उतना शायद किसी ने नहीं किया। अब जो साइमन कमीशन था ना, ये साइमन कमीशन ही एक्चुअली ये था। जब साइमन कमीशन भारत में आया था तो उस समय में उसके अंदर अंग्रेजों ने 127 जातियां बताई थी भारत के अंदर। साइमन कमीशन जो आया था उसका विरोध ऐसे ही नहीं हो रहा था, उसका विरोध का सबसे बड़ा कारण यह था कि उसके अंदर 127, आप उस साइमन कमीशन से पहले इस देश के अंदर एक सिंगल जाति का भी नाम आप नहीं बता सकते, गारंटी बता रहा हूं। किसी भी राष्ट्रीय या अंग्रेजों के राजपत्र के अंदर कहीं मेंशन नहीं देखोगे आप कि उसके अंदर जातियां बताई गई हैं। लेकिन साइमन कमीशन जब लाया गया तो उसका मकसद ही सिर्फ यह था कि साइमन गो बैक, यानी कि जो आपने भारत को जातियों में बांटने का काम किया है उससे जो भारी नुकसान होगा, इसके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने भी उसका कहीं ना कहीं समर्थन किया था, विरोध नहीं किया था। अंबेडकर जी ने, क्योंकि अंबेडकर जी को यह लगता था कि जो दलित है उसका शोषण हुआ है, अगर उनका नाम आ जाएगा तो उनका शोषण नहीं होगा और उनको आगे प्रमोट किया जाएगा। गुरुजी, यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसको कहते हैं? ब्राह्मण किसको कहते थे, क्षत्रिय किसको कहते थे, वैश्य किसको कहते थे और शूद्र किसको कहते थे? पहली चीज तो ये, इसको उदाहरण से समझाऊंगा तो तुरंत समझ में आ जाओगे, मेरे साथ बोलना, आपको याद भी हो जाएगा। बोलिए, शब्द, शब्द का अर्थ, शब्द और अर्थ का परस्पर संबंध, शब्द, अर्थ और संबंध का आपस में व्यवहार। चार चीजें बोली मैंने, शब्द, अर्थ, संबंध, व्यवहार। ये चार चीजें जो है ना, ये चार चीजें वेद को समझने के लिए चाहिए। ये चार चीजें वेदों के नाम पर इस दुनिया में, गीता सार वेद के नाम पर, और के नाम पर दुनिया में जितना जहर परोसा जाता है इतना जहर कभी नहीं परोसा जाता। क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे, गीता सार लिखे होते ना, ऐसे कंटेंट लिखे होते हैं। ना तो व्यक्ति खाली हाथ आया था, ना खाली हाथ जाता है,
एक्चुअली में तो ये होता है, लेकिन गीता सार के नाम पे आप कुछ भी परोस दो। अब ये समझना इन जो 4 शब्द लिए इसका मतलब क्या है। इस देश के अंदर वेद के नाम पर, मनुस्मृति के नाम पर या धर्म के नाम पर बहुत कुछ डाला गया। ये 4 शब्द बताया, अब इसका उदाहरण समझते हैं। वेद को हम ये समझते हैं कि कुछ भी पढ़ दो, कुछ भी उसका अर्थ निकाल दो, जिसमें महीधर था, सायण था, जिन्होंने वेद के गलत अर्थों को प्रचारित किया। लेकिन अब उसका सही अर्थ बताता हूं। आपने सैंधव नाम सुना है? सैंधव किसको बोलते हैं? हाँ, घोड़े को ही बोलते हैं, हम नमक को बोलते हैं। अब सुनना, मैं यहां पर खाना खा रहा हूं, मैंने 4 शब्द कहे हैं ना, इन 4 शब्दों की थ्योरी समझना। मैं यहां पर खाना खा रहा हूं और खाना खाते समय में मैंने ये कहा कि मुझे सैंधव लेकर के आओ, तो क्या मंगवा रहा हूं मैं? और घोड़ा लिया है कोई तो अजीब होगा कि नहीं होगा? होगा। अब इसका सेंटेंस समझना। वेद को समझने के लिए क्या है, वेद का शब्द क्या हुआ? शब्द हुआ सैंधव। बड़े ध्यान सुनना, शब्द का अर्थ नमक भी है, घोड़ा भी है, और भी अर्थ हैं। लेकिन अब यहां पर हम 2 अर्थों को लेते हैं। मैं खाना खाने बैठा हूं, तो अब इस शब्द का अर्थ किसके साथ हो गया? नमक के साथ। क्यों हो गया? क्योंकि मैं खाने के साथ बैठा हूं। अब नमक का और खाने का आपस में संबंध मैच किया कि नहीं किया? किया। इसके साथ मेरा संबंध यानी कि व्यवहार मैच हुआ कि नहीं हुआ? एक्टिविटी में आ गया कि नहीं? व्यवहार में आ गया। यह है पूरा क्रम। ब्राह्मण उसको कहते हैं जो शब्द के अर्थ शब्द और अर्थ के आपस के संबंध और व्यवहार को जो जानता है भली भांति, उसको ब्राह्मण कहते हैं। ऐसा नहीं कि वेद का मंत्र मैंने पढ़ लिया तो वो मैं ब्राह्मण, या जैसे आज विज्ञान के अंदर हम कहते हैं कि विज्ञान का जो फॉर्मूला है ना, अब उस फॉर्मूले को जो समझता है और समझने के बाद उसका यथोचित सही व्यवहार में लेकर के आता है, इसका मतलब है कि उसने उस ब्राह्मणत्व को, विज्ञान को प्राप्त किया है, वो ब्राह्मण। अब शब्द के अर्थ के संबंध और व्यवहार को जो जानता है और जो उसकी रक्षा करता है, वो कौन हुआ? क्षत्रिय। इन 4 शब्दों को समाज में व्यवहार में लाने के लिए जो समाज का भरण पोषण करके जो समाज की रक्षा करता है, वो कौन हुआ? वैश्य। अब शूद्र को लेकर के तो इतनी मारा मारी है कि भाई साहब उसके लिए तो लड़ाई तलवारें चलती है। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि समाज में सबसे मजबूत क्रम जो है ना, वो शूद्र का है। और शूद्र कहते किसको है समझ लेना। शूद्र का मतलब ये नहीं होता है जो सफाई कर्मचारी है। शूद्र जो है वो हर वर्ग में मिलता है। अब सुनना, शूद्र का मतलब होता है सेवा करने वाला। ठीक है? अब सेवा कैसे? अच्छा बताओ, सेवा करने वाला व्यक्ति योग्य व्यक्ति के नीचे होता है कि ऊपर होता है? योग्य के नीचे ही तो होगा जो सेवा हेल्प। यानी उदाहरण के लिए आपके स्कूल के अंदर साइंस का प्रोफेसर है। अब उस साइंस के प्रोफेसर को अपनी कुछ थीसिस लिखवानी है, तो क्या वहां पर बैठा करके वो हिंदी के लेक्चरर को बिठा के लिखवा सकता है क्या? बोलो, नहीं लिखवा सकता। अच्छा, कौन लिख सकता है? साइंस का ही कोई स्टूडेंट होगा जो उसको बैठ करके वो बोलते जाएंगे और फटाफट वो लिखते जाएंगे। अब यहां पर ब्राह्मण कौन हो गया? साइंस का टीचर है। अच्छा, शूद्र कौन हो गया? लिखने वाला। अब ये बताओ, है तो वो पढ़ा लिखा है या नहीं है? जो उसकी थीसिस लिख रहा है वो पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है? पढ़ा लिखा है, लेकिन वो लिख रहा है, उसकी सेवा कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है। तो सेवा करने वाला, सहयोग करने वाला जो है वो शूद्र की कैटेगरी में आता है। और ये हर वर्ग में होता है, ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए मैं घर के अंदर हूं और एक व्यक्ति मनुष्य पूरे दिन में 10 बार ब्राह्मण भी बनता है, 10 बार शूद्र भी बनता है। लेकिन हमने समाज को विभक्त करने के लिए जो जातीय व्यवस्था ने और जो समाज में अंग्रेजों ने या कुछ ऐसे लोगों ने जो समाज को तोड़ना चाहते हैं ना, उन्होंने इस जातीय व्यवस्था को तोड़ करके इतना चरमरा दिया कि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में इस समाज को बांट दिया। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र ये समाज को तोड़ने वाले नहीं, जोड़ने वाले हैं। ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी सिर्फ गुण के आधार पर है,
वर्ण व्यवस्था, वर्णन करना गुण के आधार पर है। हर व्यक्ति ब्राह्मण भी बनता है, एक दिन में हर व्यक्ति ब्राह्मण बनेगा, शूद्र बनेगा। और शरीर का हिस्सा है, शरीर के अंदर सिर जो हो गया ब्राह्मण हो गया, हाथ क्षत्रिय हो गए, पेट के अंदर भोजन जाता है और यहां से पूरे शरीर में रक्त दौड़ता है, वैश्य हो गया। और इन पैरों के बिना ना मैं कहीं जा सकता ना आ सकता, इसके बिना तो ये भी काम का नहीं है। तो मुख्य तो इसलिए कोई भी वर्ण व्यवस्था जो है वो समाज, और एक चीज बताता हूं, समय की कमी है नहीं तो मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूं। वर्ण व्यवस्था के ऐसे ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं कि व्यक्ति उच्च वर्ण से निम्न वर्ण में भी आया और निम्न वर्ण से उच्च वर्ण में भी गया है अपनी योग्यता के आधार पर। ये है वर्ण व्यवस्था। आप साइंस पढ़ते हो तो अपनी मर्जी से पढ़ते हो ना। अच्छा, साइंस पढ़ने के बाद में आपको कोई हिंदी का लेक्चरर रख देगा क्या? संस्कृत का लेक्चरर रख देगा क्या? रखेगा तो साइंस का ही रखेगा ना। यानी कि आपका गुण है, उसी की क्वालिटी पे रख रहे हो ना, चयन कर रहे हो। तो ऐसे ही वर्ण व्यवस्था जो है वो जब गुरुकुल में बच्चा पढ़ने जाता था तो उसके बाद में गुरुकुल का आचार्य ये देखता था, परीक्षा लेता था कि भैया ये बुद्धिमान बहुत है, इसको पढ़ाई में लगाओ, और ये लड़ने मरने में सुरक्षा करने में बहुत तेज है, इसको इसमें लगाओ, ये व्यापारिक बुद्धि बहुत तेज है, 2 के 4 इसको करने आते हैं, इसको लगाओ, ये सेवा करने में सबका सहायक हो सकता है, सबकी मदद कर सकता है, इसकी योग्यता इतनी नहीं कि खुद अपना कुछ कर ले लेकिन दूसरे का मदद कर सकता है। तो वो, और एक कमाल की बात आता हूं जिसने आज तक कभी नहीं सुनी होगी। आज हम अपने घर में, स्कूल से अपने घर में ही जाते हैं ना, लेकिन जब गुरुकुल से वर्ण व्यवस्था के अंदर बच्चा पढ़ करके आता था 12, 15, 14 साल, 18 साल, उसके बाद में ब्राह्मण के घर का बच्चा अगर वैश्य निकलता था तो वो अपने घर पर नहीं आता था, वो वैश्य के घर जाता था आगे के जीवन जीने के लिए। ये बात आपने कभी नहीं सुनी होगी। वैश्य का बच्चा अगर पढ़ लिख करके बुद्धिमान बन जाए, इतना तीव्र बुद्धिमान बन जाए कि वो दुनिया को ज्ञान देने लगे, तो फिर वो अपने उस वैश्य के घर पर नहीं जाता था, वो किसी ब्राह्मण यानी कि विद्या पढ़ाने वाले गुरु घर के अंदर जाता था। वहां रह करके उसके माता पिता, दूसरे के माता पिता उसका भरण पोषण करते थे। ये थी समान शिक्षा नीति, ये थी शिक्षा पॉलिसी, ये थी समान नागरिकता, जहां पर छोटा और बड़ा दोनों समान है। अगर गरीब से गरीब बच्चा जो पढ़ने के लिए जो जाता था ना, वो जाकर के अगर किसी विद्वान व्यक्ति, जब गुरुकुल में पढ़ करके 18 साल वो विद्वान बनता था, यानी कि जिसे कहते हैं मेंटल लेवल पर टॉप क्लास, उसके बाद में वो उस घर में नहीं जाता था, वो सीधा ऐसे व्यक्ति के घर में आता था जहां पर उसको वही माहौल मिले। ये थी वर्ण व्यवस्था, ये थी शिक्षा नीति, ये थी समान नागरिकता, जो समाज को समानता देने की बात आती है। आज की शिक्षा नीति, आज किसी गरीब से गरीब व्यक्ति के पास में भी कितना ही धन हो जाए वो वही जाति में गिना जाता है। कितना ही बुद्धिमान हो, उसका बेटा नालायक हो तो भी वही गिना जाता है। कितना ही डरपोक बन जाए तब भी उसको वही क्षत्रिय गिना जाता है। यानी कि आज की जो जातीय व्यवस्था है उसके कारण से समाज जो है वो बंटता है, जुड़ता नहीं है। और तो मैं कहूँगा जो नए बच्चे हैं उनके जो क्वेश्चन है, हाँ वो एक पहले हमारे यहाँ गुरुकुल चलते थे और फिर उनके योग्यता के हिसाब से हम उनको कर्म में, उनके काम में हम बांट देते थे। तो आजकल के युवा में ऐसा क्या कमी आ रही है कि वो अपना देश छोड़ के, अपने गुरुकुल छोड़ के, अपनी योग्यताएं जैसे वो पहचान नहीं पा रहे हैं, वो बाहर पढ़ने चले जाते हैं, बाहर कार्य करने चले जाते हैं। देखिए, मैं इसमें इतना इस जैसा प्रश्न का मैं शॉर्ट उत्तर दूंगा। आपने कहा कि भारत की योग्यता बाहर क्यों जा रही है, वो अपने देश में क्यों नहीं रह रही। देखिए, जब हम अपने देश की योग्यता को नहीं समझेंगे तो दूसरा, हमने अपने कुछ चीजों को समझा नहीं, दूसरे देशों ने उन चीजों को समझा। जैसे उदाहरण देता हूं, हमने ये कहते हैं कि हमारे देश में स्वच्छता को लेकर के हमें पालन करना चाहिए, लेकिन कमाल की बात यह है कि सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट हम यहां करते हैं, लेकिन दुनिया जो है वो उसको फॉलो कर रही है। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे देश में फूड पॉलिसी जो है, हम नकली फूड, आज से 70, 75, 80 साल पहले इस देश के अंदर कभी नकली फूड नहीं हुआ करता था। शुद्धता इस देश की पहचान थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि आज के समय में अशुद्धता पूरी तरह से है, शुद्धता सारी जाती है बाहर। उसका कारण सिर्फ ये कि है शिक्षा की नीति। हम बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों को पढ़ाने का उद्देश्य जो है वो हम भूल गए हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बच्चों के
शिक्षा पर इतना ही रह गया है कि इंग्लिश मैथ साइंस पढ़ो, डॉक्टर इंजीनियर बिजनेस करो, पैसा कमाओ, पैसा कमाने के बाद में अपने लिए जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए। कहीं भी हम अपनी मर्जी से स्वच्छंदता से घूमने फिरने जाना चाहें, कुछ खाना पीना चाहें, या कहीं पर भी किसी तरह से भी जीवन जीना चाहें, तो हमारे लिए कोई रोक टोक ना हो। ये जो सोच है ना, ये सोच ही शिक्षा पॉलिसी, सिलेबस नहीं, शिक्षा पॉलिसी, हमारे देश की जो शिक्षा नीति, गुरुकुलीय जो व्यवस्था, ऐसा है ना, कहीं से भी घूमेंगे पहुंच वहीं जाएंगे, क्योंकि मूल तो आप छोड़ नहीं सकते। और मूल का अर्थ है आश्रम व्यवस्था पे, आपका उत्तर यहीं से दे दूंगा। आश्रम जो व्यवस्था है ना, उसके अंदर ब्रह्मचर्य, क्षत्रिय, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य 8 साल से लेकर के, पहले माता पिता शिक्षा देते हैं, 8 साल से लेकर 24-25 साल तक बच्चा जो है गुरुकुल में रहता है। इसका लाभ बताता हूं कितना कमाल का है। घर की तनाव से दूर हो गया, घर के गृहस्थ जीवन के झगड़ों से दूर हो गया, धन के कारण से जब व्यक्ति कोई गलत काम भी करता है तो उस गलत व्यवस्था से दूर हो गया। दूसरा, घर के अंदर धन को लेकर के कितना माथापच्ची रहती है, यानी कि संघर्ष रहता है, उससे दूर हो गया। अब वो एक्चुअली में किस में आ गया? सिर्फ एजुकेशन, यानी कि पढ़ाई। अच्छा, साइंस, मैथ, इंग्लिश, इसके लिए गुरुकुल की व्यवस्था या शिक्षा नीति कभी नहीं कहती कि ये गलत है, ये सही है। ये एक विज्ञान है ना, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इस शिक्षा नीति का मतलब है कि मनुष्य को मनुष्यता बनाना। जैसे एक सिपाही, 2 व्यक्ति हैं, एक दोनों के हाथ में बंदूक है, एक हजारों लोगों की रक्षा करता है, एक हजारों लोगों को मार देता है। विचार है ये, विचार जो है वो शिक्षा से तैयार होता है, और शिक्षा ही ये निर्धारण करती है कि वो उपकार के लिए बने या किसी के लिए हत्या के लिए बने। शिक्षा को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो सीख, अच्छी सीख और बुरी सीख। अच्छी सीख का मतलब है कि जिस शिक्षा से हम दूसरों का उपकार कर सकें, दूसरों के लिए वेलफेयर कर सकें, और एक शिक्षा जिसके माध्यम से दूसरे का नुकसान। तो शिक्षा और विद्या, हमारे देश में शिक्षा दी जाती है, विद्या नहीं दी जाती। शिक्षा दी जाती है, विद्या नहीं दी जाती। शिक्षा का मतलब है मैटीरियल, यानी कि पदार्थ विद्या को जानना। विद्या और शिक्षा का मतलब, और विद्या का मतलब है उसको जान करके उसका उपकार लेना, दूसरे का परोपकार करना। हम न्यूक्लियर वर्ड बनने जा रहे हैं, लेकिन रोज धमकी मिलती है कि मैं तेरे पे फोड़ दूंगा और मैं तेरे पे फोड़ दूंगा। इस देश के अंदर, जो आपने कहा कि इस देश के अंदर यूथ क्यों छोड़ करके जा रहा है, समान अवसर मिले, अपनी योग्यता को दिखा करके, उसके पुरुषार्थ से उसको, उसकी योग्यता को क्या बोलते हैं, उसकी वैल्यू, उसकी अगर सही वैल्यू मिले तो वो कभी देश छोड़ करके नहीं जाएगा। हम अपनी शिक्षा नीति, और आप सब जो जेनजी हैं, इसके अंदर शिक्षा नीति पे आप क्या काम कर सकते हैं, वो बड़ी वैल्यू है। हम बात करें पहले होता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्तमान में हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी को हम ऐसे, जैसे आज के मॉडर्न, अगर मैं गुरुकुल कहूं ना, तो हॉस्टल्स, जो बड़े बड़े जिसको आप बोलते हो ना, जैसे मसूरी में या कहीं पर भी बोर्डिंग स्कूल्स हैं, बेसिकली वो एडवांस गुरुकुल हैं। सिर्फ एक फर्क उसमें अगर ऐड कर दिया जाए कि हम यहां पर मनुष्य बनाना है, यानी कि जो इनको पढ़ा रहे हैं वो उपकार के लिए, वेलफेयर के लिए इनको पढ़ा रहे हैं। अगर इतना कॉन्सेप्ट भी अगर उसमें जोड़ दिया तो वो गुरुकुलीय व्यवस्था में ही आ गए, वो गुरुकुल के उसमें आ गए। तो यूथ के लिए सिर्फ इतना कि अपने देश में ये विचार अब जो चलने लगे हैं, आप लोगों के माध्यम से जितना जाएंगे, आने वाले टाइम के अंदर गुरुकुल शब्द भी माहौल में भी आएगा, और आप अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को मोटिवेट भी करेंगे कि हम अपने सर्कल्स को कैसे एजुकेटेड करें इस लेवल पर। नहीं तो आज बच्चा जो है वो कहाँ जा रहा है वो आप सबको पता है, यूथ कहाँ जा रहा है वो सबको पता है, इसमें कोई अलग नहीं है। नेक्स्ट आप, हाँ जो माइक दे दो, ये रहा। मेरा एक सवाल है, जैसे कि हमने बात की कि बच्चा जो है सबसे पहले 8 साल के बाद, मतलब पहले बचपन से 8 साल तक माता पिता उसे पढ़ाते हैं, उसके बाद वो किसी आश्रम में जाता है। पर अब आजकल हम देखते हैं, जैसे बहुत केसेस आते हैं हमारे पास भी, ऑलरेडी 7 साल 8 साल के बच्चा बहुत डैमेज हो चुका है,
मतलब पेरेंट के साथ रह के, या तो बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों में भी बहुत कॉमन एडिक्शन सब दिखने लगे हैं 7-8 साल की उम्र में। तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं? अगर किसी आश्रम में भी उसे जाना है, क्योंकि बच्चा उतना समझदार तभी होगा, 8 साल का होगा तो तभी वो माँ बाप से दूर रह सकता है, तो वहाँ क्या किया जा सकता है? घर पर हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली प्रश्न ये है। घर के अंदर जो है हम 5 तरह के कामों को करें कम से कम। मनुष्य, देखो मनुष्य बनाने के लिए घर पर अगर हम कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको हम पंचायतन पूजा के नाम से कर सकते हैं। पंचायतन पूजा का मतलब क्या होता है? घर के अंदर, जिसको पंच महायज्ञ भी बोलते हैं, घर में बच्चा, हमें पता है और आज का माहौल ऐसा है कि हर बच्चा गुरुकुल में भी भेजना बहुत मुश्किल है, एक्सेप्टेबल नहीं है। उसका कई कारण है कि गुरुकुल के अंदर उस तरह की एजुकेशन अब अभी भी कितने गुरुकुलों में है, वो पूर्ति गुरुकुल नहीं कर सकते। कुछ गुरुकुल बहुत शानदार है, लेकिन भारत के करोड़ों बच्चों का उसमें एडमिशन हो जाए और वो कर लें, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो घर को भी गुरुकुल बना सकते हैं। अब घर को गुरुकुल कैसे बनाए? घर को गुरुकुल बड़े सरलता से बना सकते हैं। वो ये कि सबसे पहले तो हम अपने जो पंचायतन पूजा अपने घर में जो है वो यज्ञ करें। अगर आप यज्ञ कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए यज्ञ नहीं आता, तो कम से कम अग्नि जला करके गायत्री मंत्र बोल करके बच्चों के, मकसद उसका क्या है, सिर्फ मकसद समझना। मकसद ये है कि उस समय में परिवार के सदस्य साथ बैठते हैं, ये मकसद है। आप यज्ञ 10 मिनट करेंगे, 15 मिनट आप चर्चाएं कर सकते हैं कि भाई आपके साथ क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके कौन से दोस्त है, कौन से दोस्त नहीं है, क्या खाते हैं वो, क्या नहीं पीते हैं। आप उसको सही तरह से एजुकेट कर सकते हो अपने परिवार के लोगों को। फर्स्ट। सेकेंडरी जो है, जो दूसरा हिस्सा होता है ईश्वर की उपासना के लिए, कि आप ईश्वर की उपासना उस समय में कर रहे हो। अग्नि पूजा आप कर रहे हो, यानी कि जड़ पूजा चेतन पूजा दोनों तरह की होती है, वो आप कर रहे हो। उसमें अतिथियों के बारे में आप बता सकते हो। अतिथि का मतलब ये नहीं होता कि घर में जो आता है वो अतिथि, आप समझना, घर में जो आता है वो अतिथि, ऐसा नहीं है। अतिथि का मतलब होता है कि जो बिना बताए आए। नहीं, बिना बताए तो चोर भी आता है। मतलब आदमी आने की, जाने की तो किसी की तय नहीं होती, कभी भी कोई जा सकता है। आने की तिथि जो है ना, आने की तिथि का मतलब होता है, अतिथि का मतलब ये जो विद्वान हो, यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति कोई है। अब घर में कोई बुद्धिमान तो रोज रोज, यानी कि एक विद्वान व्यक्ति घर में कोई रोज रोज जरूरी नहीं आता, मुश्किल हो। उस समय में हमारे घरों में एक लाल कपड़े के अंदर लपेट के पुस्तक रखी होती है, रामायण या गीता। आप उसको 10 मिनट बैठ करके अपने परिवार के साथ जरूर पढ़ना चाहिए। देखो विद्या जो है ना, वो इन्हीं शास्त्रों से, ग्रंथों से है। आज मैं उस पर चर्चा बिल्कुल नहीं करूंगा। एक प्रश्न बहुत मजबूत सॉलिड आता है कि मिलावटी ग्रंथ को लेकर के बड़ा, आज उस पर चर्चा, कोई प्रश्न आया तो छोटा सा उत्तर दूंगा, नहीं तो आज उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लंबा हो जाएगा विषय नहीं तो। लेकिन आप इन ग्रंथों पर थोड़ी सी चर्चा अपने घरों में बैठ करके कर सकते हैं, माहौल बना सकते हैं। शुरुआत में परेशानी होगी, व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं लेगा, लेकिन बाद में इंटरेस्ट लेने लगेगा। दूसरा, अपने बच्चों से, अपने परिवार के आप लोग भी एक अभ्यास बनाएं कि घर के अंदर गऊ की रोटी आप लोग खुद देने जाएं, कुछ भी दान खुद करें। घर में माताजी, पिताजी, मम्मी पापा करते हैं, लेकिन अपना, क्योंकि आप जैसा अभ्यास बनाओगे आपके आने वाली जनरेशन बनाएगी। तो उस दृष्टिकोण से आप खुद उस चीज को करो कि भाई मुझे रोज एक गाय की रोटी लेकर के जानी है, रोजाना एक खिलानी है। रोटी अगर भारी पड़ रही है तो आटा ले जाओ, कहीं चींटियों को डाल दो। ये बलि वैष्णुदेव यज्ञ है। और दूसरा अंतिम जो है अतिथि यज्ञ, मैंने आपको बता ही दिया। बलि और पितृयज्ञ, आपके जो अपने से बड़े विद्वानों के प्रति, शिक्षकों के प्रति सम्मान रखें। कॉलेजेस में, स्कूल्स में अब शिक्षक नहीं मारते या नहीं डांटते, उनके भी स्तर, हमारे भी स्तर बहुत अलग अलग हो चुके हैं। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई अच्छा शिक्षक है तो उसका यथा योग्य सम्मान करें भी और उसके प्रति श्रद्धा रखें। ये जो चर्चाएं हैं ना घरों में, अगर हम करेंगे तो घर का माहौल गुरुकुलीय होगा और उससे बच्चों पर या आने वाले जो समाज के अंदर जो है ना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव वेव्स जो है वो बनती हैं और उसका फर्क पड़ता है। एकदम से आप कुछ भी बदलाव करोगे वो अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। आप बच्चों को कह दो घर में खुद सुबह 4 बजे उठना है, पता लगे अगले 6 दिन वो 4 बजे उठना ही बंद कर दिया उसने। तो ऐसा नहीं हो, उतना ही हो जो धीरे धीरे आप लोग भी उसके अभ्यस्त हो जाएं
तो वो इजी टू कन्वर्ट होना बड़ा आसान है और बनाया जा सकता है, बहुत सरलता से कर सकते हैं उसके ऊपर हम प्रैक्टिस। तो एक बार मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे से दिए और आशा करेंगे कि कभी समय मिला तो फिर आपको अपने इस इंटरव्यू जारी है के एपिसोड में बुलाएंगे। इसको खत्म करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप हमारे लिए या मुझसे कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। आज जितने यहाँ सब साथी बैठे हैं, सबसे बड़ी बात तो मुझे अच्छी ये लगी कि सभी फोकस्ड हैं, ये अच्छा लगा। और दूसरा ये लगा कि सभी स्माइलिंग फेस है, नहीं तो कई बार होता है कि डल होकर के बैठ जाते हैं, कहा करके बैठ गए, तो वो एक अच्छा लगा कि सभी स्माइलिंग फेस है और ऊर्जा जो है वो। और सबसे बड़ी बात कि जेनजी के अंदर, एक नव युवा के अंदर जो इस विषय को लेकर के कि भविष्य, भारत का जो भविष्य है या युवाओं का जो भविष्य है, उसको लेकर के कम से कम फोकस अपने लिए नहीं सोच रहा, समाज के लिए सोच रहा है, उसको लेकर के सारे यूथ बैठे हैं। सब बहुत ज्यादा बधाई के, शुभकामनाओं के पात्र हैं। इस सबके लिए शुभकामनाएं भी दूंगा और भविष्य में सब सफल हो, अत्यंत सफल हो और सब भविष्य में एक से एक उदाहरण बने, एग्जाम्पल्स बने, समाज को एक अच्छी दिशा देने में। यही कामना करूंगा ईश्वर से। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने अपना समय दिया। मैं सभी साथियों से यही कहने वाला था कि एक बार पुनः करतल ध्वनि द्वारा गुरुजी का सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो सेशन हमने किया वो आपको कैसा लगा? जिस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस रहता है डे टू डे, उस हिसाब से मेरे को ये एक्सपीरियंस काफ़ी फ्रूटफुल लगा। मेरे को नई नई चीज़ें पता चली और वो भी मेरे वैदिक, जो मैं अपने घरों पे, अपने मंदिरों में मैं देखता आ रहा हूँ, उसके बारे में एक काइंड ऑफ जेंजी टाइप ऑफ मुझे फील मिली। तो इट वाज वेरी नाइस। मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी लोगों से मिलने को मिला, नई नई चीज़ें सीखने को मिली। और मेरा ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था, मतलब मैम ने मेरे को बोला तो मैं मैम के साथ नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस पे ज्वाइन करूंगी। एक्चुअली मतलब जो कुछ भी सीखने को मिला है वो ऐसा था जो शायद कहीं ना कहीं एक डाउट रह जाता लाइफ टाइम अगर ये सेशन नहीं हो पाता। सेशन वाज रियली वेरी इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही अच्छा था। और जिस प्रकार से सर ने आंसर दिए, बहुत ही सिंपल, सटीक और सरलता के साथ आंसर्स करें और हमें बहुत ही क्लैरिटी आई। हमारे जो क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे, वो सब क्लियर हुए।